आज हम व्यवसाय अध्ययन में इकाई 7 व्यावसायिक वित्त के स्रोत पाठ के अंतर्गत प्रश्न उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, वित्त की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। तो ये इसका उत्तर है, वित्त की आवश्यकता एवं महत्व। पहला है व्यवसाय की स्थापना हेतु, दूसरा व्यवसाय संचालन हेतु, तीसरा व्यावसायिक विकास एवं विस्तार हेतु, चौथा अन्य विविध कार्यों हेतु। तो ये इसका उत्तर होगा, व्यावसायिक वित्त की आवश्यकता एवं महत्व, जिसका विस्तृत वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है। एक पॉइंट अगले पेज में है, ये चौथा पॉइंट है वित्त की आवश्यकता एवं महत्व का। फिर अगला प्रश्न है, व्यावसायिक वित्त के प्रकार बताइए। तो ये इसका उत्तर है, व्यावसायिक वित्त के प्रकार। कालावधि जिसके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है के आधार पर वित्त के निम्न 3 प्रकार हो सकते हैं। पहला दीर्घावधि वित्त, दूसरा अल्पावधि वित्त, तीसरा मध्यावधि वित्त। फिर अगला प्रश्न है, दीर्घावधि वित्त से क्या आशय है। तो ये इसका उत्तर होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसके बाद मध्यावधि वित्त क्या है। तो ये इसका उत्तर होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर है अल्पावधि वित्त से क्या आशय है। तो अल्पावधि वित्त का उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। फिर अगला प्रश्न है, अंश या शेयर से क्या आशय है। तो ये इसका उत्तर होगा, यहाँ से कंपनी की समस्त पूंजी समान मूल्य वर्ग की छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित की जाती है और प्रत्येक इकाई को अंश या शेयर कहा जाता है। एक पब्लिक कंपनी को पूंजी जुटाने के लिए अंश निर्गमित करना पड़ता है। अंशों के निर्गमन से प्राप्त धनराशि को अंश पूंजी कहा जाता है। तो ये हुआ इसका अर्थ। नीचे में परिभाषा दिया हुआ 3 परिभाषा है, इनमें से कोई भी एक परिभाषा का उल्लेख यहाँ पर कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, समता अंश की विशेषताएं बताइए। तो ये इसका उत्तर है, समता अंश की विशेषताएं। पहला परिपक्वता, दूसरा आय पर अधिकार, तीसरा परिसंपत्तियों पर अधिकार, चौथा प्रबंधन पर नियंत्रण का अधिकार, पांचवा अंशों को क्रय करने का पूर्वाधिकार। इसका विस्तृत वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है, जो इसका उत्तर है पूरा। फिर अगला प्रश्न है, समतांशों के निर्गमन से क्या लाभ होते हैं। तो ये इसका उत्तर है, समतांशों के निर्गमन से लाभ। पहला दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन, दूसरा गिरवी बिना पूंजी प्राप्त कर, तीसरा लाभांश आवश्यक नहीं, चौथा निवेशकों को लाभ अधिकार, पांचवा पूंजी लौटाने की चिंता नहीं। तो ये इसका विस्तृत वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है, जो इसका उत्तर है। फिर अगला प्रश्न है, समतांशों के निर्गमन के दोष बताइए। तो ये इसका उत्तर है, समतांशों के निर्गमन के दोष। पहला अति पूंजीकरण, दूसरा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का अवसर नहीं, तीसरा मामलों में हेरफेर, चौथा सट्टा का भय। ये इसका उत्तर होगा, समतांशों के निर्गमन के दोष। फिर अगला प्रश्न है, पूर्वाधिकार अंश से क्या आशय है। तो इसका उत्तर होगा, पूर्वाधिकार अंश का अर्थ है, पूर्वाधिकार अंशों का अर्थ ऐसे अंशों से है जिन्हें नियत दर से लाभांश के भुगतान तथा पूंजी की वापसी में अधिमान्य अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रकार पूर्वाधिकार अंशधारियों को समतांशधारियों के ऊपर 2 अधिमान्य अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला, वे समतांशों पर लाभांश की घोषणा के पूर्व कंपनी के शुद्ध लाभों में से नियत दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकारी होते हैं। दूसरा, वे कंपनी के समापन की दशा में पूंजी की वापसी के संबंध में समतांशधारियों पर प्राथमिकता पाते हैं। तो यहाँ तक इसका उत्तर होगा, पूर्वाधिकार अंश की से आशय या अर्थ। फिर अगला प्रश्न है, पूर्वाधिकार अंशों की विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर है, पूर्वाधिकार अंशों की विशेषताएं। पहला परिपक्वता, दूसरा आय का पूर्वाधिकार, तीसरा परिसंपत्तियों पर पूर्वाधिकार, चौथा प्रबंधन एवं नियंत्रण का अधिकार नहीं। इसका विस्तृत वर्णन ये है
तो इसका उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा पूर्वाधिकार अंशों की विशेषताएं। फिर अगला प्रश्न है पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन के लाभ बताइए। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया हुआ है, 5 पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर है। पहला है परिसंपत्ति गिरवी रखे बिना पूंजी प्राप्त करना। दूसरा पूंजी का भुगतान संभव। तीसरा प्रबंधकीय हस्तक्षेप नहीं। चौथा निश्चित आय। पांचवा पूंजी वापसी में पूर्वाधिकार। तो ये इसका उत्तर होगा पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन से लाभ। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन के दोष बताइए। तो यहाँ पर इसका उत्तर है पहला निवेशकों का इच्छुक न होना। दूसरा समतंशधारियों को हानि। तीसरा कंपनियों की लोचकता पर प्रतिबंध। चौथा साख पर प्रभाव। तो ये इसका उत्तर होगा पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन के दोष। फिर अगला प्रश्न है ऋण पत्र या बॉन्ड से क्या आशय है। तो इसका उत्तर है आशय ऋण पत्र एक प्रलेख होता है जिसमें उल्लेखित शर्तों के अधीन कंपनी ऋण प्राप्त करती है। जस्टिस चिट्ठी के अनुसार ऋण पत्र का आशय एक प्रलेख से है जो या तो ऋण का सृजन करता है या ऋण को स्वीकार करता है। तो इसका उत्तर होगा ऋण पत्र का आशय। फिर अगला प्रश्न है ऋण पत्रों की विशेषताएं लिखिए। तो ये इसका उत्तर होगा ऋण पत्रों की विशेषताएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ तक इसका उत्तर है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है ऋण पत्रों के प्रकार बताइए। तो ऋण पत्रों के प्रकार निम्नलिखित है। ये 8 नाम दिया है, ये इसका उत्तर होगा जिसमें नाम को उल्लेख करना है। 1 से 8 तक इसका नाम रहेगा। फिर अगला प्रश्न है बंधक ऋण पत्र क्या है। तो इसका उत्तर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका उत्तर होगा बंधक ऋण पत्र क्या है। फिर अगला प्रश्न है वाहक ऋण पत्र से क्या आशय है। तो ये इसका उत्तर है वाहक ऋण पत्र से आशय यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है ऋण पत्रों के निर्गमन से क्या लाभ होते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कंपनी को लाभ, निवेशकों को लाभ, इसका डिटेल यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। तो इसका उत्तर है ऋण पत्रों के निर्गमन से लाभ। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है ऋण पत्रों की सीमाएं या दोष बताइए। तो 5 पॉइंट है ऋण पत्रों की सीमाएं या दोष। ऋण पत्रों की सीमाएं दोष पहला है कंपनी की साख में कमी। दूसरा ब्याज देना एक अनिवार्यता। तीसरा आर्थिक संकट में उपयुक्त नहीं। चौथा पूंजी लगाने पर भी स्वामित्व अधिकार नहीं। पांचवा धन पर वास्तविक प्रतिफल नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऋण पत्रों की सीमाएं या दोष। फिर अगला प्रश्न है भारत में ऋण पत्र क्यों लोकप्रिय नहीं है, कारण बताइए। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया हुआ है भारत में ऋण पत्र क्यों लोकप्रिय नहीं है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है विज्ञापन संस्थाओं का भाव, शर्तें आकर्षक न होना। तीसरा स्वतंत्र एवं संगठित बाजार का भाव। चौथा प्रचार प्रसार का भाव। पांचवा अंशों की तुलना में प्रतिष्ठा कम। छठवां अत्यधिक अंकित मूल्य। सातवां सरकारी उदासीनता। आठवां मार्गदर्शन देने वाली संस्थाओं का अभाव। तो ये इसका उत्तर होगा ऋण पत्रों के भारत में ऋण पत्र लोकप्रिय अधिक क्यों नहीं है। तो इसका उत्तर है। फिर अगला प्रश्न है समतांश एवं पूर्वाधिकारांश में अंतर बताइए। तो यहाँ पर इसका उत्तर है समतांश और पूर्वाधिकारांश में अंतर। कुल 10 पॉइंट दिए हुए हैं। फिर अगला प्रश्न है ऋण पत्रधारी और अंशधारी में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर है। फिर उसके बाद है अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर है। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया हुआ है अंश और ऋण पत्र में अंतर। फिर अगला प्रश्न है प्रतिधारित लाभ या लाभ पुनर्निवेश या अवितरित लाभ से क्या आशय है। तो ये इसका उत्तर है जब कंपनी अपने लाभ का संपूर्ण भाग
अंशधारियों में वितरित न कर उसका कुछ भाग भविष्य के लिए अपने ही व्यापार में निवेश कर लेती है, तब इसे प्रतिधारित लाभ या लाभ आय का पुनर्निवेश कहते हैं। तो ये इसका उत्तर होगा, प्रतिधारित लाभ या अवितरित लाभ से आशय। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रतिधारित लाभ की विशेषताएं बताइए। तो ये इसका उत्तर होगा, प्रतिधारित लाभ की विशेषताएं कुल 9 पॉइंट है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रतिधारित लाभ के गुण या लाभ बताइए। तो कंपनी को लाभ के अंतर्गत 8 पॉइंट है, अंशधारियों के लाभ के अंतर्गत 3 पॉइंट है। तो इसका उत्तर होगा प्रतिधारित लाभ के गुण या महत्व या लाभ। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रतिधारित लाभ के दोष बताइए। तो पहला है धन के दुरुपयोग की आशंका, अगले पेज में फिर है। दूसरा अंशधारियों में संतोष, तीसरा सट्टेबाजी को प्रोत्साहन, चौथा एक अधिकार की संभावना, पांचवा कार्य में वृद्धि अनुकूलन। तो ये इसका दोष है। इसके बाद फिर अगला प्रश्न है, सार्वजनिक जमा या जन निक्षेप क्या है। तो ये इसका उत्तर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर इसका अगला प्रश्न है, सार्वजनिक जमा या जन निक्षेप के लाभ बताइए। तो इसका लाभ है, 5 पॉइंट है। फिर इसका अगला प्रश्न है, सार्वजनिक जमा या जन निक्षेप के दोष बताइए। तो यहाँ पर इसकी हानियाँ या दोष है, 4 पॉइंट, ये इसका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, यूरो इश्यू या यूरो निर्गमन से क्या आशय है। तो यूरो इश्यू या यूरो निर्गमन से आशय यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर होगा। आशय यूरो निर्गमन का आशय। फिर अगला प्रश्न है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद क्या है। तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद का आशय यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका उत्तर होगा, पहला पैराग्राफ पूरा। फिर अगला प्रश्न है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद क्या है। तो इसका उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहला पैराग्राफ पूरा है। तो इस प्रकार से इस पाठ में कुछ प्रमुख प्रश्नोत्तर के बारे में हमने अध्ययन किया।